सेल वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल में मैंने कल नॉर्मल सेल वॉल में क्या क्या पाया जाता है, किस किस में पाई जाती है, ये चीज़ बात करी। पादपों के बारे में बता दिया था क्या? सेल वॉल जैसे पादपों में किसके लिए होती है? सेल वॉल प्रोटीन। इनके अंदर लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिकल, इनका भी जमाव रहता है। जैसे क्यूटिकल है, पत्ती की ऊपरी सतह होती है, उस पर क्यूटिकल का आस्तरण रहता है, क्यूटिकल का जमाव रहता है, ताकि वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि कम हो सके। इसके अलावा जैसे इसकी जड़ जो आती है, जड़ की अंतस्थ ऊर्जा आती है, जड़ की जब एनाटॉमी पढ़ेंगे हम उसमें समझ में आएगी ये चीज़ें कि जड़ के एंडोडर्मिस में किस तरह की पट्टियाँ पाई जाती है, उसमें सुबेरिन स्टूलर रहता है। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए अपने को एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेल वॉल जो होती है वो कैसी दिखती है। सेल वॉल या कोशिका दिखती है देखो, कोशिका भित्ति मतलब दो कोशिकाएं हैं, दो कोशिकाओं के मध्य में उनका जुड़ाव स्थल होता है। जैसे एक ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या प्लांट कोशिका है, मान लो ये पादप कोशिका है। पादप कोशिका है तो दो झिल्लियां होगी, एक तो दो सतह होगी, दो परत होगी, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल। ठीक है, मान ली मैंने ये है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम यहाँ से इस सेल वॉल की चर्चा करेंगे, इसको काट के देखेंगे। इसको काट के देखेंगे अपने को क्या दिखती है। सबसे बाहर एक सतह दिखेगी, फिर जो सबसे बाहरी भाग यानी इस सेल वॉल को देख रहे हैं हम, सेल वॉल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अपने को क्या दिखता है, सबसे बाहर एक परत दिखती है, उस परत का नाम होता है मिडिल लेमिना। मिडिल लेमिना, उसको हिंदी में कहते हैं मध्य पटलिका। अब मिडिल बोला है, इसका मतलब मध्य में आ रही होगी कहीं पे, तभी तो मिडिल बोलेंगे। तो बताओ मध्य में कैसे आ रही है, ये तो बाहर है। इसके पास में क्या और कोशिका नहीं होगी क्या? होगी ना, एक और कोशिका इसके पास में ऐसे लगी होगी। इसका मतलब ये यहाँ वाली जो सेल है, इसकी जो सेल वॉल है, इन सेल वॉल के मध्य में कोई ना कोई तो सीमेंट का कार्य करेगा, कोई पादप सीमेंट बनेगी जो इनको जोड़ सके, और वो जोड़ने वाली होती है मध्य पटलिका। मध्य में आ रही है ना ये, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिडिल लेमिना बोला जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि सेल के सबसे बाहरी जो आवरण होता है, सेल वॉल का सबसे बाहरी परत होती है, वो कौन होती है, मध्य पटलिका या मिडिल लेमिना। ये क्या होती है, पादप सीमेंट होती है। पादप सीमेंट भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, समझ में आई गई होगी बात, पादप सीमेंट क्यों कह रहे हैं। इसके अलावा इस मिडिल लेमिना में क्या होता है, इस मिडिल लेमिना में जब फल पक जाता है, फल के पकने के बाद में इसमें एक एंजाइम एक्टिव होता है, पेक्टियोलाइटिक एंजाइम। अब ये किसकी बनी होती है, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। मध्य पटलिका बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। अगर आपको इसमें से एक चूज करना पड़े, कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट, तो आप कैल्शियम को चूज करना, कैल्शियम मोर डायरेक्ट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, पेक्टियोलाइटिक एंजाइम होता है। इसमें क्या होता है, पेक्टियोलाइटिक एंजाइम।
अब लाइटिक या लाइसिस का कल मैंने क्या मतलब बताया था आपको, तोड़ना। जेनेसिस का मतलब जोड़ना और लाइटिक का मतलब तोड़ना। तो इसका मतलब इसको तोड़ने वाला है ये। और ये पेक्टियोलाइटिक जो एंजाइम होता है ये फल की पक जाता है। जब फल पक जाता है ना तो फल के पकने के बाद में ये पेक्टियोलाइटिक एंजाइम है ये क्या कर देता है, इसकी मिडिल लेमेला को घोल देता है। इसके अंदर जो क्या है, पेक्टेट है ना, अरे पेक्टियोलाइटिक है तो पेक्टिन को तोड़ेगा, पेक्टेट को तोड़ देगा, पेक्टेट टूट जाएगा तो मतलब मिडिल लेमेला घुल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पेक्टियोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति में मिडिल लेमेला फल के पकने के बाद में घुल जाती है। क्यों घुल जाती है? क्योंकि मिडिल लेमेला किसकी बनी होती है, पेक्टेट की बनी होती है। इसलिए ये फल के पकने के बाद में पेक्टियोलाइटिक एंजाइम यह फल को पकने के बाद फल भित्ति को घोल देता है। इसलिए फल कैसे होते हैं, पके हुए फल मुलायम होते हैं, ठीक है। इसलिए पके हुए फल कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। कोशिका भित्ति है ये मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, कंप्लीट क्या है, सेल वॉल है। इस सेल वॉल का सबसे बाहरी स्तर क्या है, मिडिल लेमेला है। अब इसके अंदर चलते हैं। अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोला जाता है प्राइमरी। मिडिल लेमेला के बाद में जो भित्ति की परत आती है उसे कहते हैं प्राथमिक भित्ति या प्राइमरी वॉल। क्या कहेंगे, प्राथमिक भित्ति या प्राइमरी वॉल। प्राथमिक भित्ति जो होती है ये इसकी विशेषता क्या होती है, ये एक तो पतली होती है और लचीली, साथ में ये कहां पर मिलती है अपने को, जब विभाजन कर रहा होता है ना कोई भी टिश्यू, उत्तक जब विभाजन कर रहा होता है, विभाजनशील उत्तक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, विभज्योतकीय उत्तक कहा जाता है। विभाजन करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, विभज्योतकीय उत्तक। तो ये प्राथमिक भित्ति में विभज्योतकीय उत्तक होता है, मतलब इसमें विभाजनशील उत्तक होता है, पतली लचीली होती है, विभज्योतकीय उत्तक है। विभज्योतकीय उत्तक है, इसका मतलब यंग टिश्यू है, जवान होता है ना, जिसे जो विभाजन करता है कौन होता है, जवान होता है, तो विभज्योतकीय उत्तक है। इसका मतलब इसको क्या बोल सकता हूं मैं, यंग टिश्यू। ये क्या है, यंग टिश्यू है इसमें। इसके अलावा इस पर पिट नहीं पाए जाते हैं, पिट बोला जाता है गर्त। इस पर प्राथमिक भित्ति पर पिट यानी बोले तो गर्त नहीं पाए जाते। और इसमें क्या होगा, लिग्निन का, सेलुलोज का, इन सब का भी संचयन नहीं होता है। लिग्निन का और सुबेरिन का, लिग्निन, सुबेरिन आदि पदार्थों का संचयन नहीं होता है, ठीक है। लिग्निन का, सुबेरिन का, इनका संचयन नहीं होता है, क्योंकि इनका संचयन होता है जब सेल कंप्लीटली विभाजित हो जाती है, उसके बाद में जब वो परिपक्व अवस्था होती है उसमें होता है। लेकिन ये तो परिपक्व है नहीं, ये कैसा है, अभी यंग है, मैच्योर नहीं है, इसलिए इसमें लिग्निन, सुबेरिन सब का संचय नहीं होता है। अब इसके अंदर, अब ये पतली है तो यहाँ इसके पास में पाई जाने वाली जो भित्ति होती है, जैसे कि मान लो ये
मोटी दिखा रहा हूँ तो 3 परतों को सम्मिलित रूप से दिखा रहा हूँ। ये 3 क्या है? द्वितीयक भित्ति है, द्वितीयक भित्ति कहते हैं। इसके अंदर कौन होती है? द्वितीयक भित्ति। जैसे मान लो ये सेकेंडरी 1 है, ये सेकेंडरी 2 है, ये सेकेंडरी 3 है। S1 S2 S3 दिया मैंने, सेकेंडरी 1 सेकेंडरी 2 सेकेंडरी 3, ठीक है, द्वितीयक भित्ति। अब द्वितीयक भित्ति को क्या कहते हैं? सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल में क्या होता है? अब मुझे बताओ ये मोटी होगी या पतली होगी? मोटी होगी, सीधी सी बात है। एक तो ये मोटी है और कठोर भी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि लिग्निन सुबेरिन इन सब का संचयन हो जाता है। ये परिपक्व उत्तक है, परिपक्व है उत्तक है, मतलब मेच्योर टिश्यू है। इसके अलावा इस पर लिग्निन, सुबेरिन आदि का संचय होता है, ठीक है। ये द्वितीयक भित्ति है। अब सभी पादप कोशिकाओं में ये 3 चीजें तो पाई जाती है। सबसे बाहर क्या होगी? मिडिल लेमिला होगी। मध्य पटलिका होती है, 2 कोशिकाओं के मध्य 2 कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पादप सीमेंट भी इसको कहते हैं। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ये सवाल कई बार आया हुआ है, मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी सतह किसकी बनी होती है? क्या बताओगे? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। अब इनमें क्या होता है? जब ये फल पक जाते हैं तो इनका पेक्टियोलाइटिक एंजाइम पेक्टेट को घोल देगा, इसका मतलब मिडिल लेमिला को घोल देता है। इससे क्या हो जाते हैं? फल कैसे हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आती है द्वितीयक भित्ति, प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति पतली परत होती है, मिडिल लेमिला के जस्ट अंदर आती है। ये एक पतली और लचीली परत होती है जो विभजोतकी उत्तक में होता है। विभजोतकी का मतलब क्या होता है? विभाजनशील। जहाँ विभाजन चल रहे हैं ना, नए विभाजन तो नए लोगों में होगा, नए लोग, इसका मतलब ये यंग टिश्यू है। और इसके पास में पिट या गर्त नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें पिट या गर्त पाए जाते हैं। पिट यानी गर्त प्रेजेंट है, ठीक है, गर्त पाए जाते हैं। इसके बाद में कुछ पादप में ये टर्सरी वॉल होती है, तृतीयक भित्ति होती है। ये सभी में नहीं होती है, तृतीयक भित्ति है। टर्सरी तृतीयक भित्ति किसमें पाई जाती है? देखो, यह सभी में नहीं होती है, सभी में नहीं होती है, केवल ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड वेसल ऑफ एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड में, अभी हम एनाटॉमी जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा ट्रैकिड क्या है और वेसल क्या होती है। कुछ नलिकाएं होती है, फ्लोएम का भाग होता है, उनको एक को ट्रैकिड कहा जाता है, एक को वेसल कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड एंड एंजियोस्पर्म के वेसल में प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। टर्सरी वॉल कहाँ होती है? सभी में नहीं होती है, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड में, एंजियोस्पर्म के वेसल में उपस्थित होती है। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है कि सेल वॉल कैसे दिखती है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, कितनी भित्ति होती है। इसके सबसे बाहरी भाग होता है मिडिल लेयर, जिसको पादप सीमेंट कहते हैं। दूसरा भाग होता है उसके अंदर प्राथमिक भित्ति,
उसके बाद में द्वितीय कृत्य, उसके बाद में कुछ में होती है, जैसे कि मान लो ट्रेकिड है, किसकी है ट्रेकिड, जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की वेसल, उनमें क्या मिलती है, एक्स्ट्रा तृतीय कृत्य भी मिलती है। समझ में आ गई बात। अब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको कोई सेल वॉल के बारे में कोई चीज नहीं पूछी जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ पिट के बारे में, कि हमने कहा पिट इसमें पाए जाते हैं, इसमें पिट नहीं पाए जाते हैं। पिट का क्या मतलब है, पिट कैसे पाए जाते हैं, कैसे नहीं पाए जाते हैं। देखो अब मैं इसको बता रहा हूँ, पिट ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पहला तो सिंपल, एक होता है बोल्डेड। बोल्डेड पिट और सिंपल पिट। बोल्डेड को बोला जाता है कीपाकार, कीपाकार गर्त, और ये सरल गर्त होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है, और ये मान लो इधर टर्सरी वॉल है या नहीं है, S1 है, S2 है, S3 है, और ये प्राइमरी वॉल है। इसको बनाना मतलब ये इधर कौन है, मिडिल साइड है। एक बार चेंज करूंगा मैं, मेरे हाथ में मार्कर है, पेन नहीं है। दूसरी सेल होगी इसके पास में, ये इसका मिडिल में मिला होगा, ये इधर इसकी प्राइमरी वॉल होगी, इधर सेकेंडरी वॉल होगी। S1 है, S2 है, S3 है, ये प्राइमरी वॉल है, P1 है, ये भी इधर P1 है, ये M1 है, ये M1 है। अब ये तो किसकी थी, सेल 2 की, ये सेल 1 की। समझ में आ रही बात, इस तरीके से जुड़ी हुई है। अब इनमें क्या होता है कि S1 यानी सेकेंडरी जो वॉल होती है, उसमें क्या होता है, बराबर से कुछ जगह पर ये जो सेकेंडरी वॉल है ये हट जाती है। इसका मतलब ये यहीं तक रहेगा, ये यहीं तक रहेगा, और इसके समरूप ही बिल्कुल सामने, जस्ट सामने, इसके बराबर में ही इधर भी क्या हो जाता है, गर्त बढ़ जाता है, ये गर्त बढ़ गया। और जब ये गर्त एक यूनिफॉर्म सिंपल वे में होता है, यानी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सरल दिशा में, सरल रेखीय दिशा में होता है, तब इसको बोला जाता है क्या, सिंपल पिट। ये क्या है, सरल रेखीय, इसको क्या बोल रहे हैं, सिंपल पिट बोल रहे हैं, ठीक है, सिंपल पिट बोल रहे हैं। अब ये क्या होता है, इसमें बात ये ध्यान रखनी है कि सेल 1 और सेल 2 पर हमेशा आमने सामने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो है पिट लेकिन यहाँ नहीं है, ये आमने सामने हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर देखो प्राइमरी वॉल 1 में और प्राइमरी वॉल, इसको 2 लिख लो चाहे तो, ये है M2, ये P2, और ये S12, सॉरी S21, S23, S22 मान लो, ठीक है, S21, S22, S23, ये सेल 2 के हैं, ये सेल 1 के हैं। अब एक प्रकार का पिट तो ये हो गया, दूसरा पिट कैसा होता है, दूसरा पिट इस तरीके से रहेगा कि जैसे बाहर की तरफ तो ज्यादा चौड़ा रहता है,
क्या कीप बन गया ये इधर? ये होता है बॉर्डर पे। कैसा है? कीपाकार है, यानी बाहर की तरफ से इसकी क्या विशेषता है? बाहर से चौड़ा, अंदर से सकरा होता है। और ये दोनों ही साइड से सेम होता है। सरल रेखा का क्या होता है? सेकेंडरी वॉल में अब देखो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन कहाँ है? अब इसमें देखो मेम्ब्रेन, इस पिट में मेम्ब्रेन कहाँ है? झिल्ली कहाँ है? ध्यान से देखना, सरल पिट की झिल्ली कहाँ है? इस पर तो यहाँ तो कोई झिल्ली नहीं है, यहाँ भी कोई झिल्ली नहीं है, लेकिन P1 और M1 और P2 और M2 ये मिलकर के क्या बढ़ा रहे हैं? इसकी झिल्ली बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये तो है P1, ये है P2 M1। अब ये P1 और M1 मिलकर के क्या बना देते हैं? पिट मेम्ब्रेन फर्स्ट, यानी गर्त झिल्ली फर्स्ट, पिट मेम्ब्रेन। उसी तरीके से यहाँ पर M2 है और ये P2 है, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेगा? पिट मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आ रही है? मतलब चाहे गर्त कोई सा भी हो, सिंपल हो, बॉर्डर्ड हो, सिंपल और बॉर्डर्ड में क्या फर्क होता है? केवल और केवल किसका होता है? इसके आकार का होता है। दोनों ही प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी वॉल में बढ़ते हैं। प्राइमरी वॉल और मिडिल लेमिला में कोई सा भी गर्त नहीं पाया जाता है, दोनों ही किस में मिलते हैं? केवल सेकेंडरी वॉल में मिलते हैं। अब यहाँ पर अपने को ध्यान देने बात यही है कि यहाँ पर पिट मेम्ब्रेन यानी इसकी झिल्ली कौन बनाएगा? जो झिल्ली बच रही है वही बनाएगा। झिल्ली किसकी बच रही है? अब एक तो किसकी बच रही है? मिडिल लेमिला की, और एक प्राइमरी वॉल यानी प्राथमिक भित्ति की। दोनों ही पिट में, दोनों ही गर्तों में यही झिल्ली बचती है, इसको बोलते हैं पिट मेम्ब्रेन। तो पूछे सवाल में पिट मेम्ब्रेन के अंतर्गत आते हैं प्राथमिक भित्ति, मध्य पटलिका या तृतीयक भित्ति या उपरोक्त सभी या 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछे पिट मेम्ब्रेन पाई जाती है प्राथमिक भित्ति में, द्वितीयक भित्ति में, तृतीयक भित्ति में, नन। तृतीयक भित्ति तो गैर आगे नहीं आएगा। प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, बोध या नन, क्या बताओगे? पिट मेम्ब्रेन गर्त झिल्ली पाई जाती है प्राथमिक मेम्ब्रेन, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, दोनों नन। नन कैसे होगा? दोनों कैसे होगा? प्राथमिक सेकेंडरी में क्या है? मेम्ब्रेन केवल प्राथमिक ही तो आएगा। अब मैं मिडिल लेमिला को काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, मिडिल लेमिला का मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, सवाल में ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। पिट मेम्ब्रेन कौन सी है? ये ही है। तो अरे ये यहाँ तक की जो है वो झिल्ली इधर की है, यहाँ तक की है वो इसकी मेम्ब्रेन है। इसके बाद में तो क्या आ जाएगा? खाली जगह आ जाएगी, पिट आ जाएगा, गर्त आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें यहाँ तक की जो है, इस साइड से यहाँ तक की जो है वही पिट मेम्ब्रेन है। इसके अंदर कौन कौन आ रहा है? एक तो प्राइमरी वॉल आ रही है और मिडिल लेमिला आ रही है, मध्य पटलिका आ रही है। ये दो ही चीज आती है हमेशा पिट मेम्ब्रेन में। ध्यान रखना, इसको स्टार मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये अंतर ध्यान रखना कि इसमें दोनों तरफ से, ये अंदर और बाहर से समान होता है। तो साथ में एक लाइन और लिखेंगे, गर्त हमेशा जोड़े में बनते हैं। ये हमेशा जोड़े में बनते। जोड़े का मतलब समझ रहे हो? दोनों साइड में बनेगा, एक साइड में नहीं बनेगा। समझ में आगे बात है? इसमें बस आपको एक ये डायग्राम याद रहेगा तो सारी चीजें याद हो जाएगी। ये अपन बात करेंगे सेल वॉल का सबसे बाहरी स्तर क्या होता है? मध्य पटलिका होती है।
मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ये पेक्टेट किसके द्वारा घुल जाता है? पकने के बाद में पेक्टियोलाइटिक एंजाइम के द्वारा घुल जाता है। इसके बाद में कौन आता है? इसीलिए ये दोनों कोशिकाओं के मध्य में आती है, इसलिए पादप सीमेंट कहा जाता है। पादप की कोशिकाओं को जोड़ रही है ना, वो जोड़ने वाली दो ईंट के बीच में जोड़ने वाली को क्या कहते हैं? सीमेंट कहते हैं। उसी प्रकार से इसको क्या कहा गया है? पादप सीमेंट कहा गया है। इसके बाद में हमने बताया प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति पतली लचीली भित्ति होती है और विभज्योतकीय ऊतक यानी यंग टिश्यू में ये पाई जाती है। प्राइमरी यहाँ पर गर्त नहीं पाए जाते हैं, गर्त नहीं दिख रहे हैं ना वहाँ पर प्राथमिक भित्ति में। इसके बाद में ये बोल रहे हैं इस पर लिग्निन सुमेरिन आदि पदार्थों का संचयन नहीं होता है और लिग्निन इनका संचयन नहीं होगा, लेकिन सेकेंडरी वॉल में इनका संचयन होता है। ठीक है। इसके बाद में सेकेंडरी वॉल में मोटी होती है, कठोर होती है, परिपक्व। मोटी और कठोर ये इसी वजह से लिग्निन और सुमेरिन वगैरह इन पर जमा हो जाता है। ठीक है। परिपक्व तब होता है, परिपक्व होने के बाद में सेकेंडरी वॉल बनती है, उस पर क्या होते हैं? लिग्निन सुमेरिन जमा हो जाते हैं और गर्त उपस्थित होते हैं। कुछ पादपों में तृतीयक भित्ति पाई जाती है, ये सभी में नहीं होती। किसमें होती है? जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट में और एंजियोस्पर्म के वेसल में। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में अनावर्त बीजी कहा जाता है, एंजियोस्पर्म को आवर्त बीजी कहा जाता है। जो हम देखते हैं पादप अपने रास्ते में, घर में, वो कौन से होते हैं? आवर्त बीजी होते हैं। यानी जिनके बीज ढके हुए रहते हैं उनको आवर्त बीजी कहा जाता है। अनावर्त का मतलब है उनके बीज है ढके नहीं रहते हैं, उनके जो बीजाणु होते हैं ढके नहीं रहते, इसलिए उनको अनावर्त बीजी बोला जाता है। ठीक है। अनावर्त बीजी में जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा ये छोटे पादप होते हैं, निम्न पादप होते हैं। सबसे पहले पादप में मैंने कल बताया था आपको कि एक तो सबसे पहले कौन आएगा पादप का? पहला वर्ग कौन सा होता है? शैवाल होता है। दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा होता है, चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म। समझ में आ गई बात सबको? अब यहाँ पर गर्त बताया हमने कि गर्त दो प्रकार के होते हैं। गर्त यहाँ से किस प्रकार का बनता है, आकार के आधार पर हमने दो प्रकार के गर्त बताए, सरल गर्त और बॉर्डर्ड गर्त। बॉर्डर्ड को शायद कीपागार बोलते हैं, मेरे को कंफर्म हिंदी में पता नहीं है, इसके आकार के नाम, आकार के आधार पर मैंने बोला है कीपागार। ध्यान रखना, कभी कभार अगर कंफ्यूज हो जाओ तो इंग्लिश में देख लेना बॉर्डर्ड पिट होगा। ठीक है। बॉर्डर्ड पिट इसके आकार के आधार पर बाहर से कीप नुमा बढ़ता है। ठीक है। और काम इसके अंदर पिट मेम्ब्रेन कौन बनाती है? प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमिना बनाती है। इतनी बातें सबको क्लियर है, समझ में आ जाएगी, याद रह जाएगी, याद रह जाएगी। ठीक है। क्या काम होता है भाई सेल वॉल का? काम क्या क्या होता है इसका? सेल वॉल कोशिका भी तीन होगी, एक तो बाहरी और है तो प्रोडक्शन है बाहर, और प्रमुख कार्य तो वही है, एक दीवार की तरह फर्क है। कंकाल तंत्र बनाता है। कोशिका का कंकाल ही तो हो गया ना, सेल वॉल ही हो गया। कोशिका को कंकाल प्रदान कर रहा है। इसके कार्य क्या क्या हो जाएंगे? एक तो सेल वॉल के कार्य होते हैं, अवांछित पदार्थों को कोशिका में प्रवेश से रोकता है। ठीक है। इसके अलावा कोशिका के कंकाल की बात कार्य करती है। अर्थात उसका आकार बनाए रखती है, उसका जैसा आकार है वो आकार बनाए रखेगी, अर्थात उसका आकार
ठीक है, मुख्य कार्य ये दो ही होते हैं इसके कि अवांछित पदार्थों को कोशिका में प्रवेश से रोकती है, कोशिका के प्रकार कार्य करती है तथा उसका आकार बनाए रखती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो कल हमने बात की थी कि एक ये सबसे बाहर पादप कोशिका अगर है तो पादप कोशिका की सबसे बाहर कौन होती है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बारे में हमने अध्ययन किया, क्या क्या होता है सेल वॉल में, कैसी होती है, कैसे दिखती है, सारी चीजें हमने क्लियर की। इसके बाद में इसके अंदर कौन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अनेक कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग, यानी इसके कोशिका के कुछ अंग होते हैं। न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ईआर हो गया, ग्लाइकोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये सारे कोशिका होते हैं। इसके अलावा इसमें साइटोसोल बनाया जाता है। ये चीज होती है। अब हम एक न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए अपने को। इसके पहले में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अध्ययन करेंगे। केंद्रिका होती है, केंद्रक के अंदर होती है, गुणसूत्रों का निर्माण करने की एक जगह होती है जिसको केंद्रिका बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये केंद्रक है, इस केंद्रक में यहाँ पर कुछ झिल्ली वीन होती है, झिल्ली वीन कोशिकांग होता है। ये मान लो इसके अंदर कौन है? गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र ऐसे रहते हैं। इसके पास में केंद्रिका रहती है, झिल्ली वीन होती है, इसलिए मैं यहाँ पर झिल्ली नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से रहती है जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइबोसोम का संश्लेषण होता है। जो राइबोसोम होते हैं ना, राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, और वो राइबोसोम इसी के अंदर बनते हैं। राइबोसोम बनते ही यहाँ है, फिर यहाँ से अलग अलग जगह जाकर के सेटल होते हैं, ठीक है। तो केंद्रिका एक तरीके से केंद्र की पत्नी होती है जो कंट्रोल करके रखती है इसको, ठीक है। अब राइबोसोम के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तो राइबोसोम में कि कौन सा एक झिल्ली वाला है, सॉरी कोशिकांग की बात होनी चाहिए। कोशिकांग के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा झिल्ली विहीन होता है, कौन सा झिल्ली युक्त होता है। अगर झिल्ली युक्त है तो एक झिल्ली वाला है, दो झिल्ली वाला है, कि कितने झिल्ली वाला है, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। तो मैं आपको कोशिकांग, इससे पहले मैंने कल आपकी क्लास में बताया था जैसे मेम्ब्रेन है, यानी एक सेल है, उसके बाद में उसको प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसोल क्या होता है। ये सारी चीजें क्लियर है सबको। इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हुआ है, और कई बार अच्छे के सवाल ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है, एक कंफ्यूजन सा हो जाता है कि यार प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एक से ही शब्द है ना ये, इसलिए अपने को चीजें क्लियर नहीं होती है। और ये कहीं भी बुक में मेंशन नहीं है, किताब में नहीं मिलेगा आपको वो चीज, बीच बीच में मिलेंगे कि हाँ ये प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लास्ट है, ये साइटोप्लाज्म है। तो फिर उनको हम एक बार क्लियर हो जाना चाहिए अपना, ठीक है। समझ में आगे बात। अब देखो मैं कोशिकांगों के बारे में आपको बता देता हूँ पहले कि कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। देखो कोशिकांग इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। कोशिकांग किसे कहेंगे हम? कोशिका के अंदर कोई ऐसी विशिष्ट संरचना जो किसी कार्य के लिए विभेदित हो जाए। विभेदन का मतलब होता है उस कार्य के बाहर दे दिया जाए, उसे उसका बाहर संभाला दिया जाए। जैसे कि
आप स्कूल में जाओगे, लेब असिस्टेंट बनोगे, आपको कई बार मिलेंगे कि आपका ये काम है, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, एक चीज़ करनी पड़ेगी, तो वो काम फिर आपके जिम्मे छोड़ा जाता है और प्रिंसिपल उस काम के प्रति बिल्कुल निश्चिंत रहता है कि हाँ ये काम मैंने इनको दे दिया। इसी तरीके से जैसे मान लो 10 डिपार्टमेंट है स्कूल में, 10 चीज़ें हैं, 10 अलग अलग चीज़ें हैं, अदर एक्टिविटीज़ हैं, 10 टीचरों को अलग अलग उनको ये पदभार दे दिए ताकि वो निश्चिंत हो सके, इनका विभेदन कर दिया। एक तरीके से विभेदन उसे ही बोला जाता है, किसी कार्य की विशिष्टता प्रदान करना उसे विभेदन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कोशिका में लिखो ऐसा विशिष्ट, ऐसी विशिष्ट संरचना कोशिका में और लिख लेना चाहिए, कोशिका में उपस्थित ऐसी विशिष्ट संरचना जो किसी कार्य के लिए विभेदित हो जाए, किसी कार्य के लिए विशिष्ट हो जाए। विशिष्ट तो पहले लिख दिया ना, विभेदित हो जाए, विभेदित हो जाए, उसे उस कोशिका का क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। अब इनको क्या है, झिल्लियों के आधार पे बांटा गया है कि कौन सा कोशिकांग कितनी झिल्ली युक्त है, जिन्हें झिल्लियों के आधार पर, झिल्लियों की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। अब देखो कोशिकांग कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले वो कोशिकांग लेते हैं हम जो एक झिल्ली वाले हों, एकल झिल्ली युक्त। फिर हम बात करेंगे दोहरी झिल्ली युक्त, एक बात करेंगे हम झिल्ली द्वियुक्त। एकल झिल्ली युक्त का मतलब उस कोशिकांग के चारों तरफ क्या होगी, एक ही झिल्ली होगी। इसके अंदर कौन कौन आता है, इसमें एक तो आता है, मतलब एक सिस्टम बना रखा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एकल झिल्ली युक्त में एक सिस्टम हो रहा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, EMS। EMS इसका मतलब होता है अंतः झिल्लिका तंत्र। अंतः झिल्लिका तंत्र का क्या मतलब हो गया कि अंतः झिल्लिका तंत्र होता है जिसके अंदर वह तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक झिल्ली वाले सिस्टम है कोशिकांग, उनमें से भी कुछ कोशिकांग क्या होते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली। अगर एक हटा दिया आपने तो उसका फिर वो क्या हो जाएगा, उसका कार्य कंप्लीट नहीं होगा। तो जो आपस में अंतर संबंधित हो, जो किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए आपस में जुड़े हुए, उन्हें क्या बोला जाता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें देखो क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ER,
दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा ER गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम, चौथा है वैक्यूल। 4 कोशिकांग ऐसे कोशिकांग होते हैं इसके पास में जो कैसे बने होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अंतःझिल्ली का तंत्र कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब होता है अंतःद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको बोला जाता है गोल्जी काय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लाइसोसोम को कहा जाता है लयन काय, चौथा वैक्यूल को कहा जाता है रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका वैसे स्पेलिंग कैसे? वैक्यूल VACCULE। ठीक है, अब इसके अलावा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाहर जो होते हैं, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाहर है, वो कौन से कोशिकांग होते हैं, 4 तो ये हो ही गए, एक झिल्ली। अब इसके अलावा उसमें होते हैं स्पेरोसोम, 5वां है स्पेरोसोम, 6वां है ग्लाइकोक्सिसोम, 7वां होता है प्रोक्सिसोम, स्पेरोसोम, ग्लाइकोक्सिसोम और प्रोक्सिसोम। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली में कौन कौन से आते हैं, देखो दोहरी झिल्ली में एक तो आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोला जाता है सूत्र कणिका, क्या कहते हैं, सूत्र कणिका। दूसरा आता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसको कहते हैं हरित लवक। तीसरा आता है केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये तीनों क्या दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूं झिल्ली विहीन की, तो झिल्ली विहीन में कौन कौन आता है, सबसे पहला तो बताओ कौन सा आता है, राइबोसोम। कौन आता है, राइबोसोम। इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं, राइबोसोम ही कहते हैं। पेलेट कण भी इसको बोला जाता है, पेलेट, जॉर्ज पेलेट ने खोजा था इसलिए पेलेट कण भी कहते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है राइबोसोम के अलावा केंद्रिका, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। उसके बाद में और इसमें आप देख सकते हो झिल्ली विहीन में तारक केंद्र, सेंट्रियोल, ये केवल जंतु कोशिका में होते हैं, केवल जंतु कोशिका में उपस्थित। इधर क्लोरोप्लास्ट की बात करूं, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में।
ठीक है। जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य मतलब कोशिकांग में भी चले। जीव द्रव्य तो उसको बोल रहे हैं जो प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म को ये साइटोसोल और जो यानी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो भी सिस्टम है उसको क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य, ठीक है। साइटोप्लाज्म को कहते हैं कोशिका द्रव्य हिंदी में, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहते हैं और प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोशिकांग है, इन सब के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से स्टडी करेंगे, एक एक को उठाएंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बना हुआ बना लिया क्या? इसमें देखो ये तो चलो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है, स्पेरोसोम, ग्लाइकोसोम, प्रोटीसोम, ये तीन एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते, ये बाहर आते हैं, लेकिन एक मेम्ब्रेन में ही मतलब यूनिट मेम्ब्रेनस ऑर्गन होते हैं। इसके बाद में दो ही झिल्ली वाले ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति गृह जिसको कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और कुछ चीजें बता देता हूँ, टाइम क्या हो गया 10। कोशिका का शक्ति गृह होता है, शक्ति गृह क्यों होता है, क्योंकि ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। न्यूक्लियस है ये, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में गुणसूत्र स्थित होते हैं, ये सेंटर है, ये इसका माइंड है, सब कुछ इसी से कंट्रोल हो रहा है। ये क्या है, इसमें गुणसूत्र के अंदर कौन होता है, डीएनए। अब आपको मैं बिल्कुल तरीके से बताएंगे, जब गुणसूत्र पढ़ाएंगे गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र में फिर डीएनए कहाँ होता है, गुणसूत्र कहाँ होता है, केंद्र कहाँ होता है, केंद्रिका कहाँ होता है, क्योंकि ये चीज एक बार क्रम से बता देते हैं तो डाउट क्लियर हो जाता है। तो ये गुणसूत्र, इसमें गुणसूत्र स्थित होते हैं। अब राइबोसोम जो होता है ना, देखो एक चीज और बता देता हूँ, जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल के पास में ये केंद्रक है। अब हमने कहा केंद्रक इतनी दोहरी झिल्ली युक्त होता है, एक झिल्ली ये, एक झिल्ली ये। अब इसकी झिल्ली क्या होती है, दो यानी छिद्र पाए जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर एक तो इसकी अंदर होते हैं राइबोसोम, यहाँ पर ये न्यूक्लियम प्लाज्म है, केंद्रक के अंदर वाला द्रव्य होगा उसको क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव्य, और बाहर होगा उसको क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। तो यहाँ पर भी राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम होते हैं। इसकी बाहरी झिल्ली होती है, इस पर भी राइबोसोम होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, ईआर लगी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यहाँ से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, इस पर भी कौन लगे होते हैं, ये राइबोसोम लगे होते हैं। तो राइबोसोम की स्थितियां हम राइबोसोम में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है, सारी चीजें। और एक प्लाज्मोडेस्माटा है, वो चीज मैंने आपको बताई नहीं है। प्लाज्मोडेस्माटा में देखो क्या होता है, दो कोशिकाओं के मध्य का जो संबंध होता है उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसको बना लिया होगा आपने, थोड़ा सा बता देता हूँ, वो तो बाद में पढ़ेंगे हम प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। जैसे मान लो ये एक कोशिका है, इसकी ये सेल वॉल है, इसी प्रकार से दूसरी कोशिका है, इसकी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर एक संबंध बनता है, यहाँ पर इसका क्या होगा, केंद्रक होगा, केंद्रक की बाहरी झिल्ली होगी, इधर भी क्या होगा, इसका केंद्रक होता है, इसकी बाहरी झिल्ली होती है, ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ये भी दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ठीक है। अभी यहां से क्या होता है, ईआर निकलती है, ईआर लास्ट में एक ट्यूब्यूल बनाती है, ये ट्यूब्यूल बना करके इससे जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। इस ट्यूब्यूल को बोला जाता है डेस्मोटिब्यूल। ईआर का जो ट्यूब्यूल वाला नलिका वाला भाग होता है वो क्या बनाता है, डेस्मोटिब्यूल। दो कोशिकाओं के मध्य हो रहा है ये, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये है,
दो कोशिकाओं की ईआर से निकली टिब्यूल जब दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़ती है तो एक संपर्क स्थापित हो रहा है, इसको बोला जाता है कंप्लीट संपर्क जो है इसको प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है। प्लाज्मो एक तरीके से इसका जीव द्रव्य मिल रहा है ना, जीव द्रव्य का यहाँ पे क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, जीव द्रव्य का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसको बोला जाता है जीव द्रव्य संपर्क सूत्र प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इस तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा होता है कोशिकाओं के मध्य आदान प्रदान को काम क्या करती है? ये यहाँ से जैसे मान लो कोई सेल है, कोई भी प्रोडक्ट है, यहाँ से इधर जाने होते हैं, उन सबको लेके जाने का काम करता है। दो पाथवे होते हैं, एक सिम्प्लास्ट पाथवे होता है, इधर से जा रही है तो उसको सिम्प्लास्ट बोलते हैं, अगर इधर से कोई आता है उसको बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, यहाँ से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आदान प्रदान करने का जो कार्य होता है किसी भी चीज का, किसी भी जो भी यहाँ पर पदार्थ पाए जाते हैं उनको आदान प्रदान करने के लिए जीव द्रव्य तंतु होते हैं जो यहाँ से इनके जीव द्रव्य को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। जीव द्रव्य तंतु का निर्माण किससे होता है? केंद्र के बाहर जो लगी हुई है ये कौन है? ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ईआर का जो तीन भाग होते हैं, सिस्टर्नी होता है, लास्ट में टिब्यूल होता है, नलिका भाग होता है। इसका नलिकीय वाला भाग होता है, ये डेस्मोटिब्यूल बना देता है, इसके दोनों जुड़ जाते हैं तो उसको डेस्मोटिब्यूल बोल देते हैं। अगर यहाँ पर ये ईआर है मान लो, जैसे ये यहाँ से जुड़ रही है, इसको क्या बोलेंगे? हम टिब्यूल बोलेंगे। यहाँ डेस्मोटिब्यूल बोल रहे हैं, यहाँ पर इसको टिब्यूल बोल रहे हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा होता है। और मैं आगे जब अगला कोई वो चैप्टर आता है प्लांट वाटर रिलेशन, उसमें ठीक से करवाते हैं। ठीक है, पढ़ के आना एनसीईआरटी।